विज्ञान हमेशा से ही मानवीय आकांक्षाओं और जिज्ञासाओं को पूरा करने का एक उपकरण रहा है, एक डिवाइस रहा है। और ऐसी ही एक उपलब्धि हाल ही में भारत के खाते में भी आई, जब इसरो ने अब तक के अपने सबसे बड़े और सबसे भारी रॉकेट को अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया। तो जाहिर तौर पर ये भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। और आज इस वीडियो में हम इसी उपलब्धि को जानने की कोशिश करेंगे, इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम इसरो के हालिया लॉन्च को समझने की कोशिश करेंगे। लॉन्च को जानने के बाद हम जानेंगे कि आखिर किस तरह से इसरो वाणिज्यिक लॉन्च की तरफ बढ़ रहा है, कमर्शियल लॉन्च करने पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और ये किस लिहाज से भारत के लिए, इसरो के लिए बहुत जरूरी हो सकता है। इसके अलावा भारत के पास किस तरह की रॉकेट प्रणाली मौजूद है, इस पर भी बात करेंगे। और अंत में हम इस पूरे लॉन्च के महत्व को समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम एक प्रश्न पर भी बात करेंगे। प्रश्न जो होगा वो मेंस का होगा। आज की हमारी जो विषय है, आज का हमारा जो वीडियो है वो मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित है और आप इसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले इसरो के हालिया लॉन्च को समझ लेते हैं। तो हाल ही में इसरो ने LVM-3 रॉकेट के जरिए, रॉकेट का नाम था LVM-3, और इस रॉकेट के जरिए 36 वन वेब सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट, यानी वो ऑर्बिट जो कि पृथ्वी की सतह से तकरीबन 200 किलोमीटर के आसपास है, तो लो अर्थ ऑर्बिट में इसरो ने 36 सैटेलाइट्स को लॉन्च कर दिया है, वहां पर स्थापित कर दिया गया है। इसके अलावा ये पूरी तरह से कमर्शियल लॉन्च था, यानी इसरो ने इस लॉन्च के पैसे लिए थे, इसरो को इस लॉन्च करने का पैसा मिला था। और ये जो लॉन्च था ये वन वेब कंपनी के लिए किया गया था और वन वेब कंपनी के लिए इसरो द्वारा किया गया ये दूसरा लॉन्च था। इसके अलावा इस लॉन्च की सबसे खास और सबसे विशेष बात ये थी कि इस लॉन्च में तकरीबन 6 टन का पेलोड शामिल था, यानी 6 टन का वजन लेकर ये पूरा रॉकेट जो है वो अंतरिक्ष में पहुंचा और वहां पर इतने सैटेलाइट्स यानी 36 सैटेलाइट्स को वहां पर स्थापित किया गया। और 6 टन विशेष क्यों है? क्योंकि ये इसरो द्वारा लॉन्च किया गया अब तक का सबसे भारी और सबसे बड़ा लॉन्च था और दुनिया के केवल कुछ चुनिंदा देश ही ऐसे हैं जिनके पास इतनी भारी मात्रा में पेलोड लॉन्च करने की क्षमता मौजूद है। तो इसी वजह से इस पूरे लॉन्च को भारत के लिए, इसरो के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया जा रहा था। इसके अलावा ये जो लॉन्च किया गया था, हमने बात की कि ये जो लॉन्च है ये वन वेब नाम की कंपनी के द्वारा किया गया था, उस कंपनी के लिए इसरो द्वारा किया गया था। ये कंपनी क्या है? तो ये जो कंपनी है ये स्पेस सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है और इसका मुख्यालय मुख्य तौर पर यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में मौजूद है। इसके अलावा इस कंपनी को ब्रिटेन की सरकार का समर्थन भी प्राप्त है और ये जो कंपनी है, ये कंपनी मुख्य तौर पर अंतरिक्ष में लो अर्थ ऑर्बिट में 600 के आसपास सैटेलाइट्स का एक समूह बनाना चाहती है, एक एक ग्रुप, एक कॉन्स्टेलेशन बनाना चाहती है। और इस पूरे समूह के जरिए ये कंपनी मुख्य तौर पर दुनिया भर के अलग अलग क्षेत्रों में इंटरनेट सर्विस प्रदान करेगी, हाई स्पीड सर्विस दी जाएगी और उसमें जो लेटेंसी रेट रहता है, यानी आप यहां से कोई चीज भेजते हैं किसी को तो वो दूसरे व्यक्ति को कितनी देर में पहुंचता है, इसको बोलते हैं लेटेंसी रेट। तो इस लेटेंसी रेट को कम करने की कोशिश की जा रही है इस कंपनी द्वारा और इसके माध्यम से जाहिर तौर पर जब वो समूह पूरा हो जाएगा, जब भारत का उसमें योगदान होगा, तो इसकी वजह से भारत का जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर इंटरनेट की पहुंच सुनिश्चित करने में एक बड़ी उपलब्धि साबित हो सकती है, एक बड़ा प्रोजेक्ट साबित हो सकता है। तो ये तो लॉन्च की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आखिर किस तरह से पिछले कुछ वर्षों में इसरो अनुसंधान से आगे बढ़कर अब वाणिज्यिक लॉन्च की तरफ लगातार बढ़ रहा है। तो वर्तमान समय में इस पूरे लॉन्च के साथ ये जो 36 सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे, इस लॉन्च के साथ इसरो एक बार फिर से दुनिया के वाणिज्यिक लॉन्च बाजार, यानी जहां पर प्राइवेट सेक्टर के रॉकेट या सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाता है, इसरो ने इस बाजार में एक बार फिर से प्रवेश कर लिया है। और इस प्रवेश, न केवल प्रवेश हुआ है बल्कि इस पूरे लॉन्च के जरिए इसरो को तकरीबन 1000 करोड़ रुपए की कमाई भी हुई है, जो कि जाहिर तौर पर सबसे बड़ा राजस्व है और इसके माध्यम से इसरो को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। ये जो पूरी डील थी, इस पूरी डील को इसरो के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जा सकता है। इसके अलावा वर्तमान समय में ये जो वाणिज्यिक रॉकेट लॉन्च क्षेत्र है, जो पूरा सेक्टर है,
इस सेक्टर में वर्तमान समय में भारत की जो हिस्सेदारी है वो मात्र 2% के आसपास है। लेकिन सरकार का लक्ष्य ये है कि साल 2030 तक इसरो के तमाम रॉकेट्स के जरिए, तमाम जो रॉकेट सिस्टम मौजूद हैं, उन रॉकेट्स के जरिए भारत की जो हिस्सेदारी है उस हिस्सेदारी को 10% तक लेके जाया जाए। और इसमें न केवल इसरो का योगदान होगा, बल्कि इसमें प्राइवेट सेक्टर का योगदान भी देखने को मिलेगा। और यही वजह है कि भारत सरकार द्वारा स्पेस सेक्टर, जो स्पेस स्टार्टअप सेक्टर है, उसको बहुत ज्यादा योगदान दिया जा रहा है, बहुत ज्यादा मदद की जा रही है। वर्तमान में भारत में 2 कंपनियां बहुत विशेष काम कर रही हैं। पहली का नाम है स्काई रूट और दूसरी है अग्निकुल। ये दोनों कंपनियां वर्तमान समय में भारत में अपना एक स्पेस रॉकेट लॉन्च व्हीकल विकसित करने की कोशिश कर रही हैं। और यदि ये विकसित हो जाता है तो इसके माध्यम से भारत का जो स्पेस सेक्टर है उसको जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। इसके अलावा अब तक इसरो ने तकरीबन 36 देशों के 384 विदेशी सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में पहुंचाया है। और इसमें से जो अधिकतम सैटेलाइट हैं वो अमेरिकी कंपनियों के हैं। तो जाहिर तौर पर अमेरिका की कंपनियां भारत में बहुत ज्यादा दिलचस्पी दिखा रही हैं। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो भारत बहुत ज्यादा विश्वसनीय है, क्योंकि भारत के रॉकेट बहुत कम विफल हुए हैं। इसके अलावा दूसरी ओर भारत के साथ इस तरह का लॉन्च करना बहुत ज्यादा सस्ता भी होता है। वहीं अगर आप नासा के पास जाएंगे या फिर स्पेसएक्स के पास जाएंगे तो इनके माध्यम से किसी भी रॉकेट को लॉन्च करना बहुत ज्यादा महंगा होता है। और इसरो यही सुविधा विश्वसनीय तरीके से, क्रेडिबल तरीके से बहुत कम पैसों में प्रदान करती है। तो जाहिर तौर पर इसी वजह से दुनिया भर का ध्यान इसरो की तरफ आकर्षित हो रहा है। और रिपोर्ट भी यही बताती हैं। आंकड़ों के मुताबिक बीते दिनों इसरो के बजट पर एक संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। इस रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर बताया गया था कि जब से इसरो द्वारा वाणिज्यिक लॉन्च की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, तभी से इसरो के राजस्व में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2021-22 में इसरो का जो राजस्व था वो तकरीबन 1731 करोड़ रुपए के आसपास था, जो कि 2023-24 में अनुमानित तकरीबन 3509 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच सकता है, जो कि लगभग 100% की बढ़ोतरी है। तो जाहिर तौर पर ये जो वाणिज्यिक लॉन्च इसरो द्वारा किया जा रहा है, इसके माध्यम से भारत के स्पेस सेक्टर को न केवल लाभ मिलेगा, बल्कि इसके जरिए इसरो एक ऑटोनोमस बॉडी बनती जा रही है, जिसके माध्यम से इसरो को भविष्य में बहुत कम बजट की जरूरत होगी, बहुत कम सरकारी समर्थन की जरूरत होगी और इसरो एक सेल्फ सफिशिएंट बॉडी बन जाएगी। तो ये तो बात हुई इस पूरे लॉन्च की। अब आगे बढ़ते हैं और भारत के पास मौजूद रॉकेट प्रणाली पर एक नजर डाल लेते हैं कि भारत के पास किस तरह के रॉकेट सिस्टम्स मौजूद हैं। तो वर्तमान समय में भारत के पास 3 रॉकेट व्हीकल्स मौजूद हैं। इसमें पहले का नाम है PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसको सबसे ज्यादा इसरो द्वारा यूज किया जाता है। इसरो ने अब तक इस पूरे लॉन्च व्हीकल को 54 बार यूज किया है, 54 टाइम्स इसको यूज किया गया है। और इसकी जो फेलियर रेट रहा है, ये पूरा रॉकेट जो है वो अभी तक केवल 2 बार ही विफल हुआ है। तो जाहिर तौर पर इसने इसरो का बहुत ज्यादा साथ दिया है, बहुत ज्यादा समर्थन किया है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है GSLV, जिसको हम माइक 2 भी कहते हैं। GSLV की फुल फॉर्म है जियो सिंक्रोनाइट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये भी इसरो द्वारा बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इसरो ने अब तक इस पूरे व्हीकल को तकरीबन 14 मिशंस में यूज किया है और 4 बार इसको विफल देखा गया है। 4 बार इसने अपनी विफलता की है और अंतिम जो विफलता थी वो साल 2022 की अगस्त महीने में देखी गई थी, जहां पर एक रॉकेट विफल हो गया था और इसके माध्यम से इसरो को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ी थी। लेकिन हाल ही में जो रॉकेट लॉन्च किया गया है इसरो द्वारा, उसके माध्यम से इसरो ने साबित कर दिया है कि वो दुनिया के किसी विकसित देश की संस्था से कम नहीं है। इसके अलावा भारत में लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यानी LVM मार्क 3 भी मौजूद है। ये जो व्हीकल है इसको अब तक 5 मिशंस में इसरो द्वारा यूज किया गया है और इसका जो यूज किया गया था वो चंद्रयान 2 में भी किया गया था। और इस पूरे लॉन्च व्हीकल की सबसे विशेष बात ये रही है कि अभी तक ये लॉन्च व्हीकल किसी भी मिशन में फेल नहीं हुआ है। इसके अलावा इसरो यूजेबल लॉन्च व्हीकल यानी RLV विकसित करने पर भी जोर दे रहा है। इसके डेवलपमेंट की भी तैयारी की जा रही है। इसकी सबसे विशेष बात यह होगी कि ये जो लॉन्च व्हीकल है, इस लॉन्च व्हीकल को एक से ज्यादा बार इस्तेमाल किया जा सकेगा। क्यों? क्योंकि इसके पहले के जो 3 लॉन्च व्हीकल्स हैं, इनकी सबसे बड़ी और सबसे खराब विशेषता ये है कि इन्हें केवल एक बार ही यूज किया जा सकता है और एक बार अंतरिक्ष में छोड़े जाने के बाद ये वापस कभी भी पृथ्वी पर नहीं आते हैं।
और अंतरिक्ष में स्पेस डिब्री के तौर पर घूमते रहते हैं। लेकिन ये जो विकसित किया जा रहा है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल जो इसरो द्वारा विकसित किया जा रहा है, ये लॉन्च व्हीकल वापस पृथ्वी पर आ सकेगा और इसको दोबारा से पुनः प्रयोग के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा, इसको दोबारा से यूज किया जा सकेगा, जो कि जाहिर तौर पर पैसे बचाने के लिए, हमारे संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए बहुत ज़्यादा मददगार होगा। तो ये तो लॉन्च प्रणाली की बात हुई कि कौन कौन से सिस्टम भारत के पास मौजूद हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आखिर ये जो हालिया लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किस लिहाज से महत्वपूर्ण है। तो हमने पहले भी बात की कि ये पूरा लॉन्च इस लिहाज से महत्वपूर्ण था क्योंकि इस पूरे लॉन्च के जरिए इसरो ने अब तक के सबसे भारी पेलोड वाले रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ा था, जो कि जाहिर तौर पर बहुत बड़ी उपलब्धि थी क्योंकि दुनिया के बहुत कम ही देश ऐसे हैं जिनके पास 2 टन से ज्यादा पेलोड वाली सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में ले जाने की क्षमता मौजूद है और भारत अब उन कुछ चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है। और ये जो संभव हो पाया है, ये पूरा रॉकेट मिशन जो संभव हो पाया है, वो हो पाया है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट के जरिए। और ये जो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट है, इसको भारत में इसरो में विकसित करने के लिए तकरीबन 3 दशकों का प्रयास लगा है। लगभग 3 दशकों से इसरो द्वारा इस पूरे व्हीकल को लॉन्च किया जा रहा था और ये जो पूरा लॉन्च व्हीकल है, ये पूरा लॉन्च व्हीकल भारत में ज्यादा वजन के साथ लंबी दूरी तय करने में सक्षम है। यानी इसमें एक तो ज्यादा वजन ले जाया जा सकता है, इसके अलावा ये लंबी दूरी तय करने में भी सक्षम है, ये बहुत दूर तक भी जा सकता है। लेकिन इस विशेषता की वजह से रॉकेट के आकार में भारी वृद्धि हुई है। यानी कि क्योंकि अब उसके पास ज्यादा वजन है तो उसके आकार में परिवर्तन आया है और इस आकार में परिवर्तन को देखते हुए इसमें ईंधन और इंजन में बदलाव की भी जरूरत महसूस हुई है और इसी को देखते हुए इसरो द्वारा तमाम बदलाव भी किए गए हैं। अब आगे देखते हैं कि किस तरह से LVM-3 की विशेषताएं क्या हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनको समझने की कोशिश करते हैं एक बार। तो अक्सर इस तरह के जो भारी रॉकेट होते हैं, जो बहुत भारी रॉकेट होते हैं, उनमें जो वास्तविक पेलोड होता है या फिर जो पैसेंजर पेलोड होता है, वो रॉकेट के कुल वजन का मात्र 2 से 3% ही होता है। तो बाकी वजन कहाँ गया? तो बाकी वजन जाता है रॉकेट के ईंधन में। जो 80 से 90% वजन होता है तो वो तो केवल रॉकेट के ईंधन का होता है, केवल उसके फ्यूल का होता है। और ये जो ईंधन होता है, ये फ्यूल है, तो इतने ज्यादा फ्यूल की जरूरत क्या है? तो इतनी ज्यादा फ्यूल की जरूरत है, ये जो पूरा फ्यूल है 80 से 90%, ये पूरा फ्यूल रॉकेट को लिफ्ट ऑफ में मदद करता है। यानी कि जब रॉकेट पृथ्वी की सतह से ऊपर उठता है तब उसको क्योंकि ग्रेविटी खींचती है, तो उस ग्रेविटी का मुकाबला करने के लिए, उस गुरुत्वाकर्षण को पीछे छोड़ने के लिए बहुत ज्यादा गति की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। और इसी वजह से भारी रॉकेट्स में 80 से 90% फ्यूल मौजूद होता है ताकि रॉकेट को बहुत तेज गति से अंतरिक्ष की तरफ छोड़ा जाए और वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को छोड़कर, उसको समाप्त कर बाहर अंतरिक्ष में जा सके। और इसी वजह से ये देखा जाता है कि अक्सर जो रॉकेट होते हैं उनमें जो असल वजन होता है, जो वास्तविक वजन होता है, वो बहुत कम होता है। इसके साथ देखें, LMV रॉकेट के साथ देखें तो इसमें जो लिफ्ट ऑफ वजन है वो तकरीबन 640 टन के आसपास है। यानी कि ये रॉकेट जब पृथ्वी से उड़ान भरता है तब इस रॉकेट का जो वजन है वो 640 टन के आसपास होता है। लेकिन ये रॉकेट लो अर्थ ऑर्बिट में मात्र 8 टन वजन ही पहुंचा सकता है। तो कितना ज्यादा अंतर है। तो ये जो पूरा अंतर बचा हुआ है, ये पूरा अंतर रॉकेट के फ्यूल में जाता है। इसके अलावा लो अर्थ ऑर्बिट में तो केवल 8 टन वजन पहुंचा सकता है। जो GTO है यानी जियो स्टेशनरी ट्रांसफरिंग ऑर्बिट है, जो कि लो अर्थ ऑर्बिट से ज्यादा होता है, जो कि तकरीबन पृथ्वी से 35,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद होता है। यहाँ पर ये जो रॉकेट है LMV-3, ये रॉकेट मात्र 4 टन का वजन ही पहुंचा सकता है। तो जाहिर तौर पर ये जो इस तरह के रॉकेट होते हैं, भारी रॉकेट, इनकी ये बहुत बड़ी कमी होती है, बहुत बड़ी विशेषता भी होती है। ये तो विशेषता की बात हुई, हमारे टॉपिक की बात हुई। अब अंत में इस पूरे विषय से जुड़े एक सवाल की भी बात कर लेते हैं। आज का हमारा सवाल है कि इसरो एक अनुसंधान संस्थान होने के बजाय धीरे धीरे एक वाणिज्यिक संस्थान में परिवर्तित होती जा रही है। कथन का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। यानी आपको बताना है कि किस तरह से इसरो पहले केवल रिसर्च पर बहुत ज्यादा जोर देता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से इसरो लगातार बहुत ज्यादा कमर्शियल एक्टिविटीज पर जोर दे रहा है। तो ये भारत के लिए अच्छा है या फिर भारत के लिए खराब है, आपको इन्हीं तमाम बातों पर चर्चा करनी है। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं कि इसरो ने हाल ही में
जो 36 रॉकेट लॉन्च किए हैं वो किस कंपनी के रॉकेट थे। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और यदि आपके प्रश्न पत्र में इनसे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जाहिर तौर पर आप हमारे चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।